डिस्कस करूं तो ये टाइप्स में आपने क्या क्या पढ़ी है? आपने डेटा टाइप्स पढ़ी है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं वेरिएबल्स। और इस वेरिएबल्स में आपने इंटीजर पढ़े हैं, फ्लोट पढ़ा है, कैरेक्टर पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़े हैं, और एरे पढ़े हैं। ऐसी है जिसने भी यहाँ पर डिस्कस किया है, यहाँ पर लूप चलाए हैं, एरे चलाए हैं, उसको मैं और इसमें कुछ चैलेंजेस भी आपने देखे होंगे जो आपको लगा कि ये क्या चैलेंजेस थे इसके, कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा, कोई भी वेरिएबल हो, एक चैलेंज था, उसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा। इनिशियलाइज कैसे होगा, ठीक है। और आपने इसको भी फर्द आगे देखा कि ये आगे साइनिंग कैसे होगा, ठीक है, ये चीज़ें थी। और फिर इसको एक्सेस या कॉल कैसे किया आपने। ठीक है, ये डेटा टाइप्स के चैलेंजेस थे, आपने इसको डेप्थ में देखा, तो ये डेटा टाइप आपकी कवर हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे के जिसमें आपने देखना है अभी, वो है कैटेगरी ऑफ टाइप्स। ये तो डेटा टाइप को मैं टाइप इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट खुद टाइप कहता है, हर चीज़ एक टाइप्स है माइक्रोसॉफ्ट की प्लेटफॉर्म पे। ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है। अब इसको डेटा टाइप क्यों कहा जाता है उस वक्त पता चलेगा जब हम टाइप की कैटेगरीज में देखेंगे। तो टाइप की कैटेगरी दो किस्म की हमारे पास सामने आती है। क्योंकि ये टाइप्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे इसने लाइब्रेरी में सिस्टम डॉट लाइब्रेरी के अंदर पीछे इसकी लाइब्रेरी क्लासेस क्रिएट की है, एरे की क्लास होगी, स्ट्रिंग की क्लास होगी। तो बेसिकली टाइप जो है वो हमारी क्लास ही है, ठीक है। हर एक को ये टाइप कहता है, लेकिन पीछे वो क्या काम कर रही है, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होती है, क्लास होती है। देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ रिफ्रेशर है आपको बताने के लिए जो आपने अचीव किए हैं। फिर आपने ये भी अपने जहन में रखा होगा कि हमारे पास टाइप्स की कैटेगरी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिस्टम हमें डिफाइन करता है, सिस्टम डिफाइंड टाइप कहलाती है, ठीक है। और कुछ हमारे पास ऐसा होता है कि जो हम सिस्टम डिफाइंड टाइप है, और हमारे पास कुछ यूज़र डिफाइंड टाइप है जिसको हमने अगर वहाँ बनाया तो होगा, कुछ कुछ लैब्स हैं वहाँ पर जिसमें हम यूज़र डिफाइंड है। यानी आपके पास ऐसी क्लासेस हैं जो सिस्टम डिफाइंड है, जैसे ये इंटीजर, ये सारी टाइप्स हैं, लेकिन ये आपने खुद से क्रिएट नहीं की है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्लेटफॉर्म ने, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे इसकी क्लास बनाकर इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया है। बाज़ दफ़ा हमें कुछ इसके अलावा मज़ीद डेटा टाइप्स ही, डेटा टाइप्स नहीं कहेंगे, टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो आपके पास टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको अचीव की होगी। सेकंड, हम फ्लो की बात करते हैं, तो फ्लो कौन कौन से पढ़े आपने? जी भाई, कुछ बताते रहिए। सिक्वेंशियली फ्लो देखा है आपने? हर प्रोग्राम आपका सिक्वेंशियल फ्लो होता है, ऊपर से लाइन बाय लाइन चलते रहता है। 10 लाइन का प्रोग्राम है तो वन 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 करके चलता रहेगा, और जब 10 आ जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड आपके पास आता है, एक फ्लो आता है कंडीशनल फ्लो, ठीक है। और सिक्वेंशियल फ्लो तो आपका सिक्वेंशियल है। कंडीशनल में आपने कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जी बताइए ज़रा। इफ़ पढ़ा है, एल्स पढ़ा है, और थोड़ा सा और आगे गए होंगे तो आपने स्विचेस पढ़े होंगे, ठीक है, ऐसी है। और एक और फ्लो आता है आपके पास जिसको हम कहते हैं आइटरेटिव। आइटरेटिव फ्लो के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, जी लूप्स होते हैं कुछ। आइटरेटिव का मतलब ये लूप है जो आपने, ये फ्लो था जो आपने फंडामेंटल में देखा। वाइल था, डू वाइल है,
और इसके अलावा आपके पास फॉर था, और फॉर ईच भी आपने देखा है। हम्म, जी भाई, एरे पढ़ा होगा तो फॉर ईच को भी टच किया होगा ना। और आपके पास एक और फ्लो होता है जिसको मैं कहता हूँ कि फंक्शनल फ्लो। ठीक है, फंक्शनल फ्लो में आपने मेथड्स बनाए होंगे, क्योंकि जब भी आपका प्रोग्राम किसी फ्लो को फ्लो में जा रहा है और एक सेकंड में आपने एक फंक्शन उसको कॉल करवा दिया, तो उसका मतलब है कि वो थर्ड लाइन पे फंक्शन कॉल है। थर्ड लाइन के फंक्शन से वो जंप लगा के उस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा। ठीक है, वो फंक्शन कहीं पे भी लिखा हुआ हो उसकी डेफिनेशन पे जाएगा, और पूरे फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद फिर वो फोर्थ लाइन पे आएगा। तो इसने फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया है। तो ये सारे फ्लो जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर हम फंडामेंटल में ठीक ठाक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी कोर और फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। और आपने एक और किसी ने कहा था कि फंक्शन में हमने एक ऐसा भी फंक्शन इस्तेमाल किया था जो कि हम रिकर्जन कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, और फिर हम आगे, बस इतना काफ़ी है। डेटा की कनेक्टिविटी के लिए आपने जो भी मेथड इस्तेमाल किया होगा, इंस्ट्रक्शन के लिए, डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल की होगी वो आपने। तो ये तीन चीज़ें अगर आप सही तरह से करते हो तो सेमेस्टर वन आपका सक्सेस होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ रिफ्रेशर था ताकि आप उस जगह पर आ जाएं। मैं अब बात करता हूँ अपने मैनुअल की। और आपकी लैब हो गई है, थ्योरी क्लास हो गई है। हेलो, थ्योरी क्लास हो गई है। यस सर। उसमें क्या, जी। कौन सा कंटेंट पढ़ा है आपको, क्या टॉपिक था? जी, टॉपिक बताइए। इंट्रोडक्शन होगी बस, ऊप का क्लासेस स्टार्ट हुई है, क्लासेस सर बनाना। बेसिक पढ़ाया था बस। ओके, क्लासेस बनाना स्टार्ट की, ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्ट विंडो फॉर्म किसी ने यूज़ किया है, इसको डेवलप किया है, इस पर डिज़ाइन किया है, इसके कोर से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, या इसकी एडवांसमेंट में जाना चाहिए? जी, इसके सवाल के जवाब अगर मुझे आ जाए तो मैं उसी हिसाब से मैं अपने इसको दूंगा। देखो, हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं कि हम विंडो फॉर्म बना रहे हैं। पहले इसको सुन लें फिर मैं आपसे जवाब लेता हूँ। बेसिक से स्टार्ट, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सही, बेसिक से पहुंचने के लिए दो तीन स्टेटमेंट आप सुन लें और समझने की कोशिश करिएगा। विंडो फॉर्म हमें क्रिएट करना है। पहले हमने कंसोल क्रिएट किया था। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन की एक डिफरेंट टाइप थी। एक प्रोजेक्ट था कंसोल पर जो हमारे माउस इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता है, इससे डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है। बटन बटन हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम आगे आके किसी और प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि चलता है मार्केट में। अब ख़त्म हो चुका है कंसोल, अब विंडो फॉर्म चलते हैं, और फिर अब आगे जाके उसकी एप्लीकेशन वेब ब्राउज पे चलती है। ठीक है, तो विंडो फॉर्म या कंसोल एप्लीकेशन या वेबसाइट, ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं, किसी भी आप कंपनी की प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन हमारे कोर्स में वो कौन से प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट को। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कौन सा इन्वायरमेंट इस्तेमाल करेंगे, आईडीई कौन सी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ये आईडीई हमारे विजुअल स्टूडियो होगा। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो सिर्फ यही काम करता है, इसकी आपको पूरी चीज़ देखनी पड़ेगी कि विजुअल स्टूडियो में रहते हुए हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन लैंग्वेजेस की मदद से कितने किस्म के प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये क्लियर है तो फिर मैं आगे उसकी विंडो फॉर्म की बेसिक पे जाता हूँ। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो पहले इसको क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। जी, रिपीट कर दें सर, अ, काइंडली बताएं। आवाज़ मेरी क्लियर तो आ रही है ना? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जी जी सर, रिपीट कर दें दोबारा। कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट हम या कोई भी एप्लीकेशन किसी भी आईडीई से, जहाँ पर हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम कोड करते हैं, उसको बनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। या माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म हो, या पीएचपी का हो, या जावा का हो, या पाइथन का हो, किसी किस्म की भी प्रोजेक्ट आपके पास हो, आप क्या करते हैं, उसका प्लेटफॉर्म, उसके प्लेटफॉर्म का, जैसे कि बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास माइक्रोसॉफ्ट है,
एक और ब्रॉडली अगर देखते हैं तो PHP है, एक और है तो जावा है। ये बड़े बड़े जो है ना, ओरेकल है जिसके ऊपर डेवलपमेंट होती है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आपका, और सारे प्लेटफॉर्म के अंदर एप्लीकेशंस बनती हैं, कंसोल भी बन जाती हैं, विंडो फॉर्म्स भी बन जाते हैं, एप्लीकेशन वेबसाइट भी बन जाती हैं, मोबाइल ऐप्स भी बन जाती हैं, iOS के ऊपर चलने वाला, मैक की ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाला भी सॉफ्टवेयर बन जाता है। ये सारी चीज़ें हम किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं। हम अभी बनाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट में जो इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज होगी उसको हम सी शार्प कहेंगे, ठीक है। और सी शार्प और माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल स्टूडियो को बनाते हुए हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी कंसोल की। वो एक एप्लीकेशन की टाइप थी। हम सेकंड टाइप है हमारे पास विंडो फॉर्म। तो मैं ये रिवर्स सवाल मैंने किया था कि माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म विजुअल स्टूडियो में कितनी लैंग्वेजेस और कितने किस्म के प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर सकते हो, इसकी आपको आपको इन्फॉर्मेशन है। चलो मैं इसको वो जरिए से एक ओवरव्यू दे दूँ आपको, ताकि थोड़ा सा हो सकता है कि मैप नहीं कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है किसी के पास? सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं सबके पास? विजुअल स्टूडियो को सॉफ्टवेयर खोल लें आप लोग, और मोबाइल से लॉगिन नहीं हो। बस कुछ रंग ख़राब चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करवाते हैं आप लोग, ये चीज़ आपके सामने आती है। क्लियर है? स्क्रीन शेयर है भाई? कोई यार एक माइक खोल लो, चैट पे लिखने से थोड़ा जी सर, हो डिस्टर्ब। रही है जी बस। सर, स्क्रीन शेयर है। देखिएगा यहाँ पर लैंग्वेजेस की सी शार्प आ रही है, अब एफ शार्प आ रही है, ठीक है। ये शार्प का कॉन्सेप्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया है। और सी शार्प में सी और C++ से मिलते जुलते कॉन्सेप्ट इसमें डाले हैं। एफ शार्प बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो आपकी फंक्शनल लैंग्वेज कहलाती है। तो इस तरह की VB लैंग्वेज भी इसमें आई है, और जावा की कुछ चीज़ें भी जो है अडॉप्ट करता है। और बाकी डिफरेंट फ्लेवर ये लेके आ गया है मशीन डेटा साइंस के अतबार से भी। ये एप्लीकेशन, यही प्लेटफॉर्म आपके सामने जो नज़र आ रहा है, ये इस तरह की एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। हमने बात की कंसोल की, तो आपने यहाँ पर कंसोल लिखा, ठीक है। तो क्या हुआ है, वो क्या, एंटर किया। अब कंसोल पे एंटर करने से बहुत सारी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है। कंसोल ऐप, .NET कोर, कंसोल ऐप .NET फ्रेम। अगर मैं बात कहूँ कि ये .NET कोर, .NET फ्रेम, ये इस तरह की चीज़ें क्या चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक अपना प्लेटफॉर्म बनाता है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म। कंसोल एप्लीकेशन आप .NET कोर पे भी बना सकते हैं, और कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया होगा PF में। मैं विंडो फॉर्म की बात करूँ, ठीक है। तो विंडो फॉर्म भी कहता है कि मेरे पास दो ही किस्म की फ्रेमवर्क्स हैं, यानी एक फ्रेमवर्क भी है, एक प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं उसको। एक .NET प्लेटफॉर्म है, फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म है, और एक कोर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है इसके बारे में भी डिफरेंस आपको मालूम होगा। सिर्फ मैं रिकॉल ये करूँ कि विंडो फॉर्म .NET फ्रेम जो है ये पहले आया था माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पर, और वर्जनिंग पे चलता गया, उसके वर्जन आते गए, पब्लिश होता गया, बिल्ड बनती गई इसकी। और .NET कोर जो है वो 5 के बाद, .NET 5 के बाद से ये कोर का नाम इसने रख लिया। इसका सबसे बड़ा चेंज ये था कि ये जो .NET फ्रेमवर्क के ऊपर जो भी एप्लीकेशन बनती है, विंडो फॉर्म हो या कंसोल हो या और भी इसके अलावा चीज़ें हो, वो सिर्फ विंडो ही पर चलेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो पर चलेगी, ठीक है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कौन से एनवायरनमेंट पे है, विंडो। लेकिन लेकिन अगर आपने .NET कोर के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाई, वो एप्लीकेशन या कंसोल की एप्लीकेशन हो जिसकी EXE बनाकर हम कस्टमर को देते हैं, ठीक है, या हम डेमो दिखाते हैं, वो एप्लीकेशन विंडो पे भी चल सकती है, वो एप्लीकेशन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकती है, जैसे कि आपका मैक हो गया और मोबाइल हो गया, इसके ऊपर भी चल सकती है। क्योंकि पीछे .NET कोर के ऊपर एप्स इस्तेमाल हो रही है, API इस्तेमाल हो रही है, और .NET फ्रेमवर्क जो है API इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बात क्लियर हो गई? यस सर।
चैट में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रेम है, उसके अंदर मल्टी प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। अब आप ज़रा एक विंडो फॉर्म, ठीक है। अब हम विंडो फॉर्म के ऊपर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया था लैब कोर्स 1 के अंदर पीएफ पे? नो सर, नो, किसी ने भी नहीं बनाया था। ठीक है। फुल बेसिक है आज। जैसे बनाया था। बनाया था किसी ने? बनाया तो होगा यार, मैंने तो बनवाया था। जैसे बनाया था। लैब हमारी हुई थी। बनवाने का मतलब है कि मुझसे पास क्यूरीज आती थी, सर हम पीएफ वाले हैं, हमें विंडो फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन बनवानी है। तो जैसे कुछ बनाया था। तो बनाया होगा। और बास टीचर, जो थ्योरी वाले टीचर का प्रोजेक्ट होता है ना, वो रेस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं आपका प्रोजेक्ट विंडो फॉर्म बेस पे हो। खैर, अच्छा। और ये आपके पास क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? सर लैब 1 मैनुअल की। विंडो फॉर्म के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जी भाई। सर विंडोज फॉर्म मतलब शायद वो जो विंडोज 10 वगैरह होती है वो होती है शायद, मेरे हिसाब से। विंडो क्या होती है, दोबारा कहिए। सर वो जो डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं, विंडोज 10 होगी, विंडोज 7 होगी। आप में सबके पास सॉफ्टवेयर खुला हुआ है? कोई एक एप्लीकेशन में स्क्रीन शेयर करवाओ, मैं थोड़ा सा उसको फास्ट ट्रैक पे करवाऊँ, वरना वो मैनुअल के एक एक पेजेस को पलटाना और फिर इस पर टाइम ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और आप में से जिसके पास सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वो स्क्रीन शेयर करवाएं। जी, इसमें कोर चीज़ें बतानी है ताकि आप लोग इजीली मैप कर लो। ठीक है, विंडो फॉर्म पे आए, क्लिक करें। ठीक है, क्रिएट और प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन का विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1 जहाँ पे भी सेव करना है। थोड़ा बैक, अच्छा क्रिएट कर दिया आपने, क्लियर। इन्होंने डॉट नेट फ्रेमवर्क पे किया है, इसका मतलब क्या है कि विंडो फॉर्म की ये वाली एप्लीकेशन सिर्फ किस पे चलेगी, विंडो एप्लीकेशन पे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी। ठीक है, जैसे मैंने डिफरेंस बताया। बाकी इसके अलावा कोडिंग वोडिंग के अतबार से कोई फ़र्क नहीं होगा। जी, कौन सा वर्जन है वीएस का? सर ये डेस्कटॉप ऐप्स जो होते हैं ना, उसे बनाने में बहुत काम आती है, और ये फ्रेमवर्क भी बिल्ड करती है। ये फ्रेमवर्क भी बिल्ड कर दिया। और फ्रेमवर्क से मुराद क्या है? मतलब सर ये फ्रेमवर्क ही अच्छा आप ईआरपी? क्या पूछे, फ्रेमवर्क क्या चीज़? नहीं, फ्रेमवर्क तो बिल्डिंग करेगी, ये तो खुद फ्रेमवर्क पे बनती है। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हमें ईआरपी के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है बना के दे देती है, ईआरपी। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं इजीली, हम किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो इजीली आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं और बहुत आसानी से। तो ये इसका फ़ायदा ये हुआ मार्केट में आते ही इसने ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट देना शुरू कर दिया। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा लिखने से नहीं होगी, फ़ौरन से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये काम हो जाएगा। नेट सही चल रहा है? अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कुछ स्क्रीन्स आई है। स्क्रीन्स में इन्होंने सिर्फ आपके सामने जो एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो विंडो फॉर्म का किया है। विंडो फॉर्म के क्रिएशन के बाद ही एक प्रोजेक्ट, एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन भी क्लियर है आपको कि सोल्यूशन हमारा प्रोजेक्ट ही होता है, नेम स्पेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट जब भी अपनी एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट बनवाता है तो स्टैक बनाता है, उसकी हायरार्की बनाता है। सबसे टॉप लेवल पर हमारा सोल्यूशन होता है जिसको हम नेम स्पेस कह रहे होते हैं कोडिंग में। ठीक है, और वो हमारा प्रोजेक्ट भी होता है, वो हमारा सोल्यूशन भी होता है, वो हमारा नेम स्पेस भी होता है। इसमें इसने एक प्रोजेक्ट बना के दे दिया और उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फाइल इसने खुद से डाल दी। ये मशहूर ज़माना फाइल आपने देखी, इसको ज़रा क्लिक करो, प्रोग्राम डॉट सी एस को। मुझे रिक्वेस्ट दो, रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस ये वो फाइल है जो आप अपनी कंसोल पे ही, कंसोल में मिलती थी। इसमें हम क्लिक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिएगा ये वाला, ये भी चीज़, इसको फॉर्म को ये क्या कर रही है, फॉर्म की जितने भी कंट्रोल्स है उसको इनेबल कर रही है। ठीक है, इसको बाद में समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक हायरार्की बनाता है, जैसे मैंने कहा
तो पहली हायरार्की में नेम स्पेस होता है जो आपका प्रोजेक्ट होता है, वही आपका सोल्यूशन भी होता है। और सोल्यूशन क्यों बनाया जाता है? एक एक सोल्यूशन में कई नेम स्पेस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते? ओके, यहाँ तक नहीं पहुंचे हो, सही है, हो सकते हैं सर। बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, एक एक सोल्यूशन में कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और कई नेम स्पेसिस हो सकते हैं। और सोल्यूशन सबसे टॉप लेवल पर है, उसके बाद नेम स्पेस है, उसके बाद फिर उस नेम स्पेसिस में कोई क्लास ज़रूर होगी, और क्लास में एक फंक्शन होगा जो कि कंपाइलर से टॉक करेगा और कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगा। तो आपकी पूरी एप्लीकेशन में एक मेन का फंक्शन होना लाजमी है, ये भी आपके कोर फंडामेंटल में बताई जाती है। और मेन का फंक्शन स्टैटिक फंक्शन होता है, क्योंकि ये फंक्शन स्टैटिक है तो इसकी क्लास भी स्टैटिक होती है। ठीक है, ये चीज़ आप इस कोर्स में पढ़ोगे कि स्टैटिक क्या है, पब्लिक क्या है, इनके आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन हमारी ये एंट्री पॉइंट है। जैसे ही ये चीज़ आप, तीन कोड है तीन लाइन स्टेटमेंट है, इसमें ये वाली स्टेटमेंट देखिए। इस स्टेटमेंट के अंदर एप्लीकेशन को रन करने का फंक्शन कॉल किया गया, और उस फंक्शन में किस फॉर्म का नाम कॉल किया है? फॉर्म वन का। ठीक है, तो फॉर्म वन ये वाला है, ये वाला फॉर्म इसने खुद बनाकर एक डिफ़ॉल्ट में फॉर्म वन बनाकर दे दिया है। इसका नाम चेंज कर लें और आप फॉर्म वन की जगह कुछ और कर लें, साइन अप फॉर्म कर लें। तो ये फॉर्म आपके पास एक कोर एप्लीकेशन के अंदर, जैसे ही हम उसको न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वो फॉर्म वन दे देता है। अब अगर हम उसको कुछ भी ना करें और स्टार्ट करें, तो ये फॉर्म रन हो जाएगा। ज़रा स्टार्ट करके दिखाओ। और उस फॉर्म का इन्वायरमेंट हमें एक बाउंड्री दे दी कि आपको जो भी काम करना है, जो भी बटन बनाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, जो भी डिज़ाइन करना है, वो आप इसमें रहते हुए क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, वो विंडो ठीक है, ये फॉर्म बिल्कुल बेसिक आपके पास आ गया है। कुछ चीज़ आपको बाउंड्री दे दी है, नाम दे दिया है, और बेसिक जो फंक्शनैलिटी है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और फिर इसका कैंसिल करना, क्लोज करना, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको, यानी ये फीचर्स भी आपको बिल्टन खुद से डिफ़ॉल्ट में इसने क्रिएट करके जनरेट करके दे दिए हैं। कैंसिल कर दें ये बात भी समझ में आ गई। अब ये फॉर्म, ये तो जो भी फॉर्म हमें रन टाइम के ऊपर, यानी कि स्टार्ट के ऊपर रखना है, वो तो हम इस पे चेंज कर लेंगे। इसमें देखिएगा फॉर्म पर, इस पे हमें काम करना है। विंडो फॉर्म, इसने जैसे ही विंडो फॉर्म एक बनाया है, सेकंड भी बना लेते हैं, एक और फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम जाएं और न्यू ऐड के ऊपर जाइए। न्यू आइटम, और अगर फॉर्म का है तो डायरेक्ट से फॉर्म भी हम बना सकते हैं, न्यू आइटम से हम फॉर्म भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई विंडो फॉर्म का आ रहा है ये वाला, और हमने क्योंकि सी शार्प को सिलेक्ट किया हुआ है, लिहाजा डॉट सी एस करके एक फाइल बन रही है। फॉर्म टू के नाम से इसने एक और फाइल जनरेट कर दी। बताने का यहाँ मकसद है कि एक फॉर्म या तो ये ऑटो जनरेट करते फॉर्म वन जैसे किया, या हम खुद से ऐड करें। उसमें वो दो इसके व्यूज़ होते हैं। एक व्यू वो जो आपको भी नज़र आ रहा है, ये व्यू आपका वो है जो आपके सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइन किया जाएगा, जो ग्राफ किया जाएगा, वो यहाँ पर आएगा। सर विच वन वी यूज द डॉट नेट फ्रेम, क्या पूछ रहे हो भाई? एक सेकंड, कोई भी आप बता चुका हूँ ना, डॉट कोर भी नेट कोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल, कोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डॉट नेट कोर जो है वो डेटाबेस की इंट्रैक्शन के लिए और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल करने के लिए होता है। डॉट नेट कोर पे मोबाइल एप्लीकेशन बन सकती है, फ्रेमवर्क पे नहीं बन सकती। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल उसको कोर पे ना जाओ, आप डायरेक्ट से डॉट नेट फ्रेम ही इस्तेमाल वो कर लो, प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर बेसिक दो व्यूज़ होते हैं। एक व्यू यो जिसमें आप बटन को बनाएंगे। ठीक है, और बटन बनाने के लिए कोई आपको लंबी चौड़ी इसमें वर्डिंग नहीं निकली। इसके टूल बॉक्स में, यहाँ लेफ्ट पे जो टूल बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, क्या है भाई? ज़ेब्राइन भी इंस्टॉल है जी, ऑप्शन यार, ये टूल्स बहुत देर में आए आपके। ओके, ऑल विंडो टूल्स
इस पे जाते हैं, ऑल विंडो फॉर्म्स की कंट्रोल्स हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं कंट्रोल्स। ठीक है, डबल ICT में भी देखा होगा ऑटो सी। ये कंट्रोल्स है, इसमें अगर आपको बटन चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसको पकड़ के ड्रैग करके ले जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसने ड्रॉप कर दिया, तो बटन 1 का नाम दे दिया और एक आप कंट्रोल आपको अपनी एप्लीकेशन पे दे दिया। अब ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके फॉर्म में ऐड तो हो गया, लेकिन अभी फंक्शनल काम, इसकी फंक्शनैलिटी हमने इस्तेमाल नहीं की, इसके ऊपर क्या काम करवाना है ये चीज़ हमने नहीं करवाई। ठीक है, तो कोई भी कंट्रोल आपके सामने है, ये वाला कंट्रोल हो गया। अच्छा, मैं कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसमें ज़रा डिफरेंशिएट करना कि कौन सा कंट्रोल क्या है। ठीक है, और क्या काम करता है और कितने किस्म के कंट्रोल्स हो सकते हैं हमारे पास। अभी तो मैं सिर्फ रफली डाल रहा हूँ इसको। एक चेक बॉक्स है और एक मैं डेटा ग्रेड व्यू डाल रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर आ जाए, इसके बाद फिर कोड में आते हो। और इसके अलावा लेबल, इसके अलावा मेन्यू स्ट्रिप, ओके, इसके अलावा पैनल, जी मैं ऐसे डाल रहा हूँ इसको रफली, हम बाद में देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। और पिक्चर बॉक्स बहुत सारे हैं, और इसकी क्या चीज़ हो सकती है। ओके, एक चीज़ रह गई आपकी, वो क्या कहलाता है, कॉम्बो बॉक्स, जो आप यूज़ करोगे। टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इनफ है। ये कुछ कंट्रोल मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं। ठीक है, तो ये इसने ये सबको अपने फॉर्म पे रखकर शो करवा देगा। ये फॉर्म 2 पे डाल दिया मैंने, जैसे फॉर्म 2 पे डाल दिया। अब क्या करेंगे, फॉर्म 1 रन हो रहा है, फॉर्म 1 तो ब्लैंक है, तो ये फॉर्म 2 पे हमने डाल दिया है, तो फॉर्म 2 यहाँ पर उसको रन करवा देंगे। ठीक हो गया, फॉर्म 1 रन ना हो बल्कि फॉर्म 2 रन हो जाए। यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, इसको टाइम भी करते रहे आप लोग ना जिसके पास है। देखिए कंट्रोल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और कोई भी किसी तरह से कोई वर्क नहीं कर रहा है। और देखिए लेबल भी किसी पे भी सिर्फ ये है कि इनेबल है, कोई भी डिसेबल नहीं है कंट्रोल, लेकिन पीछे फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही है, जिसका हम कहना चाहे बटन पे कोई काम हो, ये इसका इनपुट कहीं और पे जाकर डिस्प्ले हो, ये कहीं पे कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये विंडो आपके पास कोडिंग है, ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास फॉर्म है, तो उस फॉर्म के अंदर एक और दो व्यूज़ आते हैं। एक हो गया डिज़ाइनर व्यू, जिसमें आप खड़े हुए हैं, ये डिज़ाइनर व्यू लिखा हुआ है डिज़ाइनर, इसमें आप डिज़ाइन करेंगे। सेकंड आपके पास है व्यू कोड, जिसमें आप इसकी फंक्शनैलिटी को कोड करेंगे। ठीक है, बटन कैसा बनना है, कैसा नज़र आना है, किस कलर का होगा, इस पर क्या लिखा हुआ होगा, ये डिज़ाइन इसका है। इसको हम डिज़ाइन से क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। और इसके ऊपर बटन क्लिक करने पर क्या चीज़ पीछे प्रोसेस हो, वो हम इसके कोड में लिखेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्म में दो व्यूज़ होते हैं, एक कोड व्यू और एक डिज़ाइन का व्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा टाइट कपलिंग का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये आपस में टाइट कपल होते हैं। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर लिखी, वो चीज़ यहाँ पर भी अपीयर होनी चाहिए। ठीक है, और आपने इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऑन की, इसका कोड पीछे लिखा। अगर दोनों की पीछे बाइंडिंग ऐसी हो गई कि एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है सेकंड कोड के एतबार से, यहाँ पे वो चीज़ मौजूद है और यहाँ पे नहीं है, तो आपका फॉर्म क्रैश हो जाता है, फिर वो डिज़ाइन मोड पे खुलता नहीं है। तो लिहाजा इसको बैकअप बना के रखना पड़ता है। अगर आपने बैकअप नहीं बनाया तो फिर वो डिज़ाइनर मोड पे खुलेगा ही नहीं, आपको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा।
ये बात भी समझ में आ गई। अभी हम देखते हैं कि ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल किस तरह से हम अपने यूज़ के लिए इसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं। तो इस कंट्रोल के पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इसका स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और कुछ इसकी डेटा के साथ बाइंडिंग है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो लैब 1 के अंदर सिर्फ विंडो फॉर्म ही का है, इसके बाद लैब 2 लैब आखिर तक जो है विंडो फॉर्म पर डिस्कशन नहीं होगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पर अभी इसकी कौन कौन सी चीज़ों पर बात करेंगे। इस कंट्रोल, ये एक कंट्रोल है, ये भी एक कंट्रोल है, ये भी एक कंट्रोल है। इन कंट्रोल में एक तो इसका स्ट्रक्चर है कि ये स्ट्रक्चर वाइज क्या है, इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अगर मैं कहूँ तो इसका पीछे डेटा के साथ क्या बाइंडिंग है। थर्ड लेवल पे कहूँ कि ये आपके पास इसका व्यू क्या है, इसका कोर चीज़ें क्या है। यानी अगर आप ये कह लें कि ये एक इसके ये कंट्रोल है, इस कंट्रोल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, और इसका ये कंट्रोल किसी डेटा के साथ बाइंडिंग है या नहीं है। और थर्ड लेवल ये आता है कि इसके अगर मैं कुछ चीज़ इस पर अकर करूँ, कोई इवेंट जारी करूँ, तो इवेंट अप्लाई करने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कितनी चीज़ें होंगी इसकी, प्रॉपर्टीज, इवेंट, डेटा बाइंड। राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। ये प्रॉपर्टीज में आ गया, इसको थोड़ा सा ये सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी लेफ्ट पे। ये प्रॉपर्टीज का नाम है और सामने वाले कॉलम में इसकी वैल्यूज है। मुझे इस बटन का ऊपर जो लिखा हुआ बटन 1 है इसको चेंज करवा के लिखना है सबमिट, ठीक है। तो इसकी मुझे पता होना चाहिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें जाके मैं चेंज करूं। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसके नाम को चेंज करना है, वो है हमारे पास, इसको यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से जो है ना कैटेगराइज कर देगा, अल्फ़ाबेटिकल से हट जाएगा, और ये है ना यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाएगा। हमारे पास देखिएगा टेक्स्ट है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी है इस कंट्रोल की, ये बटन एक कंट्रोल है, इस बटन कंट्रोल की एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टेक्स्ट। इसकी वैल्यू अभी सेट हुई हुई है डिफ़ॉल्ट में बटन 1। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लिख दो भाई सबमिट।